हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हम कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। मेरे पिछले वीडियो में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स और उसकी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उन प्रिंसिपल्स को अगर हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। उन टेक्निक्स को यूज करके हम उन प्रिंसिपल को किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 टेक्निक्स हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये हमारी स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। टेलर ने स्पेशलाइजेशन के ऊपर जोर दिया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हम करते हैं उसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक काम को एक एक्सपर्ट पर्सन को दे देना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक दी है जो कि स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट का काम होता है उसका जो हेड होता है हमारा फैक्ट्री मैनेजर, वो अपने काम को उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रोडक्शन का जो हमारा काम होता है तो उसके लिए हम 2 डिपार्टमेंट बना के 2 अलग से हम ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं। एक तो होता है हमारा प्लानिंग ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर केवल प्लान बनाने का काम करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स। प्रोडक्शन ऑफिसर प्रैक्टिकली जो प्रोडक्शन का काम है वो करवाते हैं वर्कर्स से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग ऑफिसर का काम क्या है। इसके अंदर भी फिर हमारे पास 4 सबऑर्डिनेट्स आते हैं। तो ये 4 सबऑर्डिनेट्स प्लानिंग ऑफिसर के अंदर आएंगे और 4 ही सबऑर्डिनेट इसके हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर आते हैं, और इन सब के अंदर इनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है हमारी लेबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट की। प्लानिंग ऑफिसर क्या काम करते हैं? तो प्लानिंग ऑफिसर प्लान बनाते हैं। किस किस चीज के लिए बनाते हैं? तो सबसे पहले इनका सबऑर्डिनेट है हमारे पास रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कार्यमार्ग लिपिक जिसको हम कह देते हैं। रूट क्लर्क ये डिसाइड करता है कि जो भी हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और डेली जो है क्या काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और उन एक्टिविटीज का सीरियल ऑर्डर क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी पहले की जाएगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में की जाएगी, वो ये डिसाइड करता है। इसके साथ साथ हर एक दिन ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या काम होना है, डेली क्या काम हमने करना है वो भी ये डिसाइड करता है, और वो काम जो है कहाँ पर किया जाना है, उसका प्लेस क्या होगा, वो भी ये डिसाइड करता है। तो ये रूट क्लर्क डिसाइड करता है कि डेली जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स ने क्या काम करना है। तो ये इसका काम होता है डिसाइड करना। इसके बाद सेकंड हमारे पास प्लानिंग ऑफिसर के अंदर सबऑर्डिनेट आता है, ये है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए कार्ड्स तैयार करता है जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। नाम से क्लियर है, इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाने वाला क्लर्क। तो ये वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाता है। उन इंस्ट्रक्शन कार्ड पर ये लिखते हैं कि वर्कर्स ने क्या काम करना है, उनके काम का नेचर क्या होगा, उनके काम का करने का तरीका क्या है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेलर की। टेलर ने हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं पहले से ही, जो कि रिसर्च बेस्ड होते हैं। उसने पहले रिसर्चेस की हैं, उसके बाद उसने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं हर एक चीज के बारे में। तो मेथड जो है वो भी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि जो भी लेबर ने काम करना है उसको किस मेथड से करना है, ये भी पहले से उनको बता दिया जाता है, कार्ड पर लिखा जाता है कि किस मेथड से उन्होंने काम करना है। इसके बाद आती है बात रॉ मटेरियल की। तो जो भी उन्होंने काम करना है उसके लिए उन्होंने रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का यूज करना है, उनको कहाँ से मिलेगा, इसी तरह से कौन सी मशीनें उन्होंने यूज करनी है, ये सारी बातें जो है उनके इंस्ट्रक्शन कार्ड पर लिखी होती है, और उस कार्ड पे देख के उन्हीं चीजों को यूज करके फिर वर्कर्स ने काम करना होता है। तो ये डिसाइड करने का काम
कि वर्कर्स का काम क्या होगा डेली, किस तरीके से करना है उन्हें, कौन सा क्वालिटी का उन्हें रॉ मटेरियल यूज करना है, कौन सी मशीन उन्होंने यूज करनी है, ये डिसाइड करने का काम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा सबऑर्डिनेट आता है प्लानिंग ऑफिसर का, वो है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अभी मैंने आपको बताया था कि टेलर ने हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, तो इसी तरह से जो टाइम है, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा और उसकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये भी क्लर्क होगा उसके लिए अलग से, और ये डिसाइड करेगा कि जो भी एक्टिविटी वर्कर्स ने करनी है उसके लिए कितना टाइम उन्होंने लेना है, कब उन्होंने काम शुरू करना है, कब उन्होंने काम खत्म करना है और टोटल टाइम उसमें कितना लगेगा। तो ये डिसाइड करने का काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। इसके साथ साथ जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आना चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये भी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा और वर्कर्स को बता देगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है, ये वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखता है, ये देखता है कि हर एक वर्कर जो है अपना काम प्रॉपर वे से कर रहा है या नहीं। तो इस तरह से ये चारों जो क्लर्क हैं ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनके लिए प्लानिंग बनाते हैं। अब इसके बाद हमारे फैक्ट्री मैनेजर के अंदर दूसरा सबऑर्डिनेट आता है प्रोडक्शन ऑफिसर। इसका काम एक्चुअली में प्रोडक्शन करवाना है, तो इसके अंदर भी 4 सबऑर्डिनेट है, 4 इसके अंडर थे और 4 सबऑर्डिनेट इसके अंडर है। तो सबसे पहला इसमें आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं और हर एक ग्रुप का एक लीडर होता है और उस लीडर को बोलते हैं हम गैंग बॉस। उसके अंदर जो भी वर्कर्स होंगे, उसके गैंग में जो भी वर्कर्स होंगे उन वर्कर्स से काम लेने की जिम्मेवारी होती है गैंग बॉस की। गैंग बॉस ही उनको बताता है कि उन्होंने क्या काम करना है, क्योंकि गैंग बॉस को कौन बताएगा, गैंग बॉस को देता है इंस्ट्रक्शन कार्ड पर। इंस्ट्रक्शन कार्ड पर भी जो भी इंस्ट्रक्शन कार्ड्स बनाए हैं ये हर एक गैंग बॉस को दे देता है और गैंग बॉस जो है फिर आगे वर्कर्स को बताता है कि उन्होंने क्या क्या काम करना है डेली, उसके लिए क्या उन्होंने मशीनें यूज करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है, कितना टाइम लगाना है उन्होंने, कब काम शुरू करना है, कब काम खत्म करना है। तो ये बताने का काम वर्कर्स को गैंग बॉस का होता है और उनको वर्कर्स को ये देखता भी है कि जो वर्कर्स है उसके अंदर वो अपना काम उसी प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा प्रोडक्शन ऑफिसर का सबऑर्डिनेट आता है स्पीड बॉस। किसी भी काम को जो अकॉर्डिंग टू टेलर के हम करते हैं तो उसके लिए स्पीड जो है वो ऑलरेडी फिक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम को फिक्स कर दिया कि कितने टाइम में काम करना है, तो उतने टाइम में अगर हमें काम करना है तो स्पीड भी वही होनी चाहिए, तभी तो उस टाइम में काम पूरा हो जाएगा। तो स्पीड बॉस ये देखता है कि जो टाइम फिक्स किया गया है उस टाइम में काम करने के लिए वर्कर्स की स्पीड कितनी होनी चाहिए और वर्कर्स उस स्पीड से काम कर भी रहे हैं या नहीं, ताकि उतने ही टाइम में काम पूरा हो जितना टाइम उनके लिए फिक्स किया गया है। अगर वो कम स्पीड से काम करेंगे तो टाइम जितना है उतने टाइम में काम पूरा, स्टैंडर्ड जो टाइम फिक्स किया गया है उतने टाइम में काम पूरा नहीं होगा। तो इस स्पीड बॉस का काम ये देखना है कि वर्कर्स जितनी रिक्वायर्ड स्पीड है उतनी स्पीड से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा आता है हमारा रिपेयर बॉस। जो भी मशीनें हमने वर्कर्स को काम करने के लिए दी हैं, अब कई बार जो है वो फूट जाती है, मशीनें खराब हो जाती है, तो रिपेयर बॉस का काम ये है ये देखना कि जो मशीनें हैं हमारी एक तो पहले से ही वो हमारी सही कंडीशन में है या नहीं है, और कभी बीच में खराब हो जाए तो उन मशीनों को ठीक करने का काम जो है वो होता है हमारा रिपेयर बॉस का। जो भी टूल्स हैं हमारे, जो भी मशीनें हैं उनकी टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहना, उनको चालू हालत में रखने का काम होता है रिपेयर बॉस का। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्शन की क्वालिटी की। जो हमारे गुड्स हमने प्रोड्यूस की हैं
उनकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसी स्टैंडर्ड की हमारी गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है उसी क्वालिटी की। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको देखता है और उस कमी को दूर करने के लिए कोशिश करता है। तो इस तरह से टेलर ने हमें फंक्शनल फोरमैनशिप की जो टेक्निक दी है, इसमें हर एक काम के लिए जो है सारा कुछ पहले से फिक्स होता है। और इसमें हमारे पास 4 बॉस तो ये आ गए और 4 जो है बॉस यहाँ पर आ गए, तो ये 8 जो है हमारे सुपरवाइजर हो गए जो इनके अंडर हमारी लेबर काम करेंगे। तो ये सारे 8 जो बॉसेस हैं ये लेबर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इनकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लेबर को काम करना होता है। वैसे इसमें देखा जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक लेबर को 8 जो सुपीरियर्स हैं ऑर्डर्स दे रहे हैं, पर ये सारे 8 जो बॉसेस हैं ये अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और वर्कर्स से उन्हें काम कराना होता है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट टेक्निक, ये थी फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक। इसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट टेक्निक करते हैं जो कि फेयोल ने दी है। तो सेकंड टेक्निक हमारे पास आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो सेकंड टेक्निक हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इसमें टेलर ने कहा है कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एडवांस में स्टैंडर्ड फिक्स कर देने हैं कि जो भी हमने काम करना है, डेली वर्क जो भी करना है उसके लिए हमें स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं। जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो स्टैंडर्डाइज क्वालिटी का होना चाहिए। जिस तरह का हमें प्रोडक्शन करना है उसी तरह का हमें उसके लिए रॉ मटेरियल यूज करना है। इसके अलावा मशीन्स के स्टैंडर्ड हो सकते हैं कि किस क्वालिटी की मशीन हमें यूज करनी है, कौन सी मशीन हमें यूज करनी है, जिस क्वालिटी का हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए कौन सी मशीन यूज होनी है, तो मशीन्स के स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं। इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस की भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं कि वर्कर को वर्किंग कंडीशंस जो है वो हमें कैसी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से टेलर ने कहा है कि हमें एडवांस में ही हर एक चीज के लिए पहले से ही स्टैंडर्ड फिक्स कर लेने चाहिए ताकि बाद में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो यहाँ पर हम 3 क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ABC, तो रॉ मटेरियल भी हमारे पास मान लो 3 क्वालिटी का है XYZ। तो अगर हमें A क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें X क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना होगा। B क्वालिटी का है प्रोडक्शन तो उसके लिए Y क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेंगे। अगर C क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल Z क्वालिटी का लेंगे। तो इस तरह से रॉ मटेरियल के, वर्किंग कंडीशंस के, मशीन्स के हर एक चीज के स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स होने चाहिए। ये बात इसमें टेलर ने कही है। अगर हमारे स्टैंडर्ड पहले से फिक्स होंगे तो जैसा भी हमें प्रोडक्शन करना है उसी क्वालिटी के हम रॉ मटेरियल, मशीन जो है यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड इसमें आती है टेक्निक, वो है सिंप्लीफिकेशन। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग टेलर कहता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है प्रोडक्ट्स की नहीं रखनी है। जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी है वो साइज की टर्म्स में उनके साइज बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उनकी जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो वैरायटी है, हम बात कर रहे हैं वैरायटी की, वो साइज में जो वैरायटी है वो भी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी हमें वैरायटी रखनी है। इसी तरह से क्वालिटी की हम बात करते हैं तो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से वेट की हम बात करते हैं
कई प्रोडक्ट्स का वेट की बात चलती है तो उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि कंपनी है वो सोप प्रोड्यूस करती है, साबुन बनाती है, तो उसमें उसको उसकी जो वेट है वो बहुत ज्यादा उसमें वैरायटी नहीं रखनी चाहिए। 2-3 वेट के वो बना सकती है। अगर वो 10-20 वेट बनाए तो उसके लिए उसमें दिक्कत होगी। उनको एक तो अलग अलग मशीनें उनको चाहिएगी, इसके अलावा उनको अलग अलग स्टॉक रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल भी उसका भी स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, और जो कस्टमर है उनको भी कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए क्वालिटी जो है वो भी उनकी कम से कम रखनी चाहिए और साइज भी जो है हमें कम से कम रखने चाहिए। तो इस तरह से जितना कम हम इनकी वैरायटी रखेंगे प्रोडक्ट्स की, उतना ही हमें इजी रहेगा प्रोडक्शन करने में, सेल करने में, उसका स्टॉक रखने में, कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। तो इस तरह से वो इजी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन की हमारे पास वैरायटी में सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। वैरायटी होनी तो चाहिए बट अननेसेसरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक आती है मेथड स्टडी। मेथड मीन्स काम करने का तरीका। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसके हमारे पास कई मेथड्स हो सकते हैं, उस काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें टेलर ने कहा है कि जो किसी भी काम को करने के मेथड होते हैं वो भी हमारे स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज तरीके हमें पहले से ही प्रिस्क्राइब करने हैं कि बेस्ट मेथड कौन सा है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अगर हम वर्कर्स को ना बताएं वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे, कभी वो बार बार मेथड को यूज करके देखेंगे कौन सा बेस्ट है, तो उससे हमारे टाइम की और रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। तो इसीलिए टेलर ने कहा है कि हमें स्टैंडर्डाइज मेथड्स जो है वो प्रिस्क्राइब करने चाहिए और उन्हीं स्टैंडर्डाइज मेथड को हमें यूज करना होगा। तो इसमें जैसे जब हम स्टैंडर्डाइज मेथड को यूज करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो कम से कम होगी, उसमें कमी आएगी, और जो हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज मेथड होगा वो रिसर्च बेस्ड होगा, बेस्ट मेथड को हम यूज करेंगे तो उससे क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव होगी और क्वांटिटी भी जो है वो हमारी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए हमें स्टैंडर्डाइज मेथड्स को यूज करना चाहिए। रिसर्च बेस्ड जो बेस्ट मेथड हमारा होता है उसी मेथड को हमें यूज करना चाहिए। उससे कॉस्ट हमारी कम होगी और हमारी क्वालिटी और जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, उससे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसीलिए मेथड स्टडी के ऊपर टेलर ने जोर दिया है कि जो भी हम काम करते हैं उसका मेथड हमें पहले से डिसाइड करना है कि किस मेथड से वो काम हमने करना है। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी गति अध्ययन। कोई भी वर्कर जब काम करता है तो काम करते हुए वो हरकतें करता है, एक्टिविटीज करता है। कुछ एक्टिविटीज तो जरूरी होती है उस काम को करने के लिए, पर बीच में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि अननेसेसरी होती है, जिनकी जरूरत नहीं होती, अनजाने में ही हम वो एक्टिविटीज करते हैं और उससे क्या होता है हमारे टाइम और एनर्जी की वेस्टेज होती है। तो इस स्टडी में टेलर ने यही देखा कि जो वर्कर्स हैं हमारे यहाँ काम करते हैं वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं है। अगर हम उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम कर दें तो उससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है हमारे पास, एक चिनाई वाला जो मिस्त्री होता है जब वो ईंटें लगाता है तो वो कई बार बहुत सी अननेसेसरी एक्टिविटीज करता है। जैसे वो ईंट को उठाता है, फिर उसको ऐसे ऊपर उछालता है, फिर उसके बाद वो ऐसे उसके ऊपर हथौड़ा मारता है, फिर उसको रखता है, फिर उसके ऊपर ऐसे हथौड़ा मारता है। तो उसमें से कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तो उसने स्टडी किया और देखा कि अगर जो
हमारी मिस्त्री हैं उनकी अननेसेसरी एक्टिविटीज जो पहले वो 18 करता था उनमें से काफ़ी सारी अननेसेसरी थी। टेलर ने उसको कम करके 5 और 3 तक ले आया और उसके कारण जो मिस्त्री पहले 120 ईंटें चीरता था एक दिन में, वो 350 ईंटें चीरने लगा। तो इससे क्या हुआ, उनका जो टाइम वेस्ट होता था, उनकी जो एनर्जी वेस्ट होती थी अननेसेसरी मूवमेंट्स पर, वो उनकी कम हो गई और उनकी जो एफिशिएंसी है उसके कारण इम्प्रूव हो गई। तो इसमें टेलर ये कहता है कि कोई भी लेबर जब काम करती है तो कई बार वो अननेसेसरी मूवमेंट्स करती है और उन अननेसेसरी मूवमेंट्स को हमें ख़त्म करना है जिससे हमारे लेबर्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है टाइम स्टडी। जब हमने बात की थी वहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप की, उसमें हमने करा था वहाँ पर टाइम एंड पोस्ट क्लर्क। टाइम एंड पोस्ट क्लर्क ये बताता है वर्कर्स को कि हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना टाइम उन्होंने लगाना है। वो टाइम पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम टाइम स्टडी करेंगे। उसके लिए हम वर्कर्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ वर्कर्स से वो काम करा के देखेंगे और उसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, हिडन कैमरास का यूज़ करते हैं और देखते हैं कई वर्कर्स के काम करा के कि वो वर्कर उस काम को करने में कितना टाइम लेते हैं। कोई कम लेगा थोड़ा सा, कोई ज़्यादा लेगा, तो हम वहाँ से एवरेज टाइम निकाल लेते हैं कि वो एवरेज टाइम कितना है जो उस एक्टिविटी को करने में लगना चाहिए और वो एवरेज टाइम हम स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं उसका। और जब लेबर्स से हमने वो काम कराना होता है तो हम वो स्टैंडर्ड उनको बता देते हैं कि इतने टाइम में उन्हें काम करना है। तो टाइम स्टडी जो है वो हर एक काम को करने में लगने वाले टाइम का उसमें हम पता लगाते हैं और उसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं। तो टाइम स्टडी से हमें ये पता चल जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने में कितना टाइम लगेगा। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उसमें कितना टाइम लगेगा और उसके हिसाब से हमें कितनी लेबर चाहिए वो हमें पता चल जाएगा। इससे हमें कॉस्ट को डिसाइड करने में भी आसानी हो जाती है क्योंकि लेबर की कॉस्ट जो है वो टाइम के हिसाब से ही निकलेगी। तो कितना टाइम लगेगा प्रोडक्शन में, उसके हिसाब से हम लेबर कॉस्ट को भी डिसाइड कर सकते हैं कि लेबर के ऊपर हमारा कितना खर्चा आएगा। और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ वर्कर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने वर्कर चाहिए, जितना हमारा टाइम लगना है, एक वर्कर कितने टाइम काम करता है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ वर्कर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी काम हमने करना है उसके लिए हमें कितने वर्कर्स को लगाना है काम के ऊपर, ये भी हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेता है तो उसके लिए हम इंसेंटिव प्लान को भी डिसाइड कर सकते हैं कि वर्कर्स को हम कैसे इंसेंटिव दे स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम फिर इंसेंटिव प्लान भी सोचते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको अपना स्टैंडर्ड टाइम में काम पूरा करना है तो क्या इंसेंटिव उनको देना चाहिए। तो इस तरह से टाइम स्टडी चीज़ों में हमें हेल्प करती है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक आती है 7 फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मीन्स थकान अत्यंत। अब कोई भी पर्सन अगर एक ही काम कंटिन्यूसली करता रहता है तो वो थक जाता है। तो यहाँ पर टेलर ने ये स्टडी किया कि अगर हम वर्कर्स को काम करते हुए बीच बीच में आराम दे दें तो उससे उनकी थकान दूर हो जाती है और जब वो दोबारा काम पर लगते हैं तो और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं तो उससे प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें टेलर ने यही कहा है कि जब वर्कर्स को हम काम करा रहे हैं तो उन्हें काम के बीच बीच में रेस्ट देते रहना चाहिए। अब ये रेस्ट उनको कितने टाइम के बाद देना है और कितने टाइम के लिए रेस्ट देना है तो ये इसमें स्टडी किया जाता है और इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इसमें आती है हमारे पास डिफरेंशियल वेज सिस्टम। अभी हमने बात की थी इंसेंटिव प्लान की, तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम एक तरह से वर्कर्स के लिए इंसेंटिव प्लान ही है।
इसमें टेलर कहते हैं कि वर्कर्स की हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। एक तो जो एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट वो जो स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा कर लेते हैं, उनको तो हमें हाई रेट से मजदूरी देनी चाहिए। दूसरे को जो कि स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको हमें लो रेट से मजदूरी देनी चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास दो वर्कर्स हैं, ए और बी। उन दोनों को हमने सेम काम दिया, ठीक है। अब इसमें हमने सेम काम दिया और उनके लिए टाइम हमने रखा है कि उन्हें 2 दिन में अपना काम पूरा करना है। अगर वो 2 दिन में अपना काम पूरा कर लेंगे तो उनको, या यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम, यूनिट्स इन्होंने प्रोड्यूस करनी है। 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने का हमने इनको ऑब्जेक्टिव दे दिया, इन्होंने प्रोड्यूस करनी है। जो लेबर जो है अपनी स्टैंडर्ड टाइम में 20 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेगी, उसको जो है 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी, और जो नहीं पूरा कर पाएगा उसको 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। अब मान लो ए ने तो स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा कर लिया, तो ए को मिलेगा 4 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज। बी ने स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा नहीं किया तो बी को मिलेंगे, बी ने मान लो आपको जो 20 यूनिट की बजाय बी ने केवल जो है 15 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया है स्टैंडर्ड टाइम में, तो बी को मिलेंगे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मजदूरी। तो इसके बनेंगे 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 75 रुपए जो है इसको, 45 रुपए जो है इसको मिलेंगे। अगर हम इसको यहाँ 4 रुपए के हिसाब से दे देते तो इसके 60 रुपए बनते, तो यहाँ पे तो इसको कोई पनिशमेंट हुई नहीं, क्योंकि जितना काम करा उतने बराबर रेट से उसको मजदूरी मिल गई। अब यहाँ पर इसने कम काम करा, एक तो उसको कम काम करने के पैसे मिले काम के हिसाब से, और दूसरा उसकी रेट भी कम हो गई। इसको 4 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं और इसको 3 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इनएफिशिएंट वर्कर्स को कम रेट से जो है वेजेस देंगे और एफिशिएंट वर्कर्स को हम ज्यादा रेट से वेजेस देते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम में, उनके वेजेस में हमने डिफरेंशिएट करना है। एफिशिएंट वर्कर्स की वेजेस जो है हमने ज्यादा रखनी है, और जो हमारे इनएफिशिएंट वर्कर है मीन्स जो फिक्स टाइम में अपना काम पूरा नहीं करते हैं, उनको हमें कम रेट से मजदूरी देनी है। इससे जो उनके मजदूरी में अंतर आएगा वो उनको मोटिवेट करेगा कि वो अपना स्टैंडर्ड टाइम में जो उनका काम डिसाइड किया गया है वो अपना काम पूरा करें। तो इस तरह से ये एक ऐसे मोटिवेशनल प्लान है जो कि टेलर ने दी है लेबर्स को मोटिवेट करने के लिए। तो लास्ट इसमें हमारे पास आती है टेक्निक मेंटल रेवोल्यूशन। हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं हमारे बिजनेस के ऑनर्स, दूसरे होते हैं वर्कर्स। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑनर्स खुद काम नहीं करते, काम करना है वर्कर्स ने। वर्कर्स के पास भी अपना वैसे कोई काम नहीं होता, उन्हें ओनर्स के लिए काम करना होता है। तो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसके लिए लड़ते रहते हैं कि ये सोचता है हमको ज्यादा मिलना चाहिए, वर्कर सोचते हैं कि हमको ज्यादा वेजेस मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन में टेलर कहता है कि ये ज्यादा वेजेस के पीछे ना लड़े बल्कि प्रॉफिट्स को बढ़ाने की सोचे। तो इस तरह से उनके सोचने के ढंग में परिवर्तन लाना है, चेंजेस लानी है ऑनर्स के और वर्कर्स के। उनके सोचने के ढंग को चेंज करना है कि वो लाभ के बंटवारे के लिए ना लड़े बल्कि लाभों को बढ़ाने की बात करें। अगर प्रॉफिट्स ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेंगे तो दोनों का हिस्सा खुद ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से उनका मेंटल सेटअप जो है वो चेंज करने के
ऊपर इस टेक्निक में टेलर ने जोर दिया है कि लेबर और वर्कर्स दोनों के सोचने के ढंग में हमें इस तरह से चेंजेस लेकर आना है कि वो लाभों को बांटने के पीछे डरने की बजाय प्रॉफिट्स को बढ़ाने के बारे में सोचे, जिससे दोनों को ही बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा अच्छी प्रकार से चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने टेक्निक्स की है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम टेलर और फियोल के जो थिंकिंग है उसको हम कंपेयर करेंगे।